नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जैसे जैसे आरक्षण की तस्वीर साफ होती जा रही है, वैसे वैसे कहीं खुशी तो कहीं गम का मंजर दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन ऑडिटोरियम में नगर निगम के वार्ड आरक्षण का काम पूरा हुआ। कुल 85 वार्डों का काम नए सिरे से रिजर्वेशन किया गया। ओबीसी के लिए वार्डों का आरक्षण होने के बाद कई नेताओं के समीकरण बिगड़ गए तो कई खुश नजर आए। ओबीसी कैटेगरी के लिए कुल 23 वार्ड रिजर्व किए गए हैं। इनमें से 50% वार्ड पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में 12 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। जबलपुर में भी नगर पालिका निगम आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। जबलपुर नगर निगम में कुल 79 वार्ड हैं। इनमें से 21 वार्ड को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। पिछली बार की तुलना में ओबीसी के खाते में 1 सीट प्लस हुई है। जबलपुर नगर निगम के 11 वार्ड में अनुसूचित जाति और 4 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। बाकी बचे 22 वार्ड अनारक्षित हैं। ग्वालियर नगर निगम के 66 वार्डों के आरक्षण का काम भी पूरा हो चुका है। ग्वालियर नगर निगम में ओबीसी के लिए 3 वार्ड बढ़े हैं। ओबीसी के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या 20 हो गई है। 70, 77, 66, 83। राजधानी भोपाल में नगरीय निकायों के चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। भोपाल नगर निगम के 85 वार्डों में से 23 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए। इसमें 12 वार्ड महिला ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया का स्वागत किया। वहीं कलेक्टर ने बताया कि कांग्रेस की तरफ से कुछ आशंका व्यक्त की गई थी, जिसका समाधान कर दिया गया। 70, 77, 66, 83। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी विवाद के पूर्णतः निर्विवाद भोपाल नगरीय क्षेत्र के आरक्षण की प्रक्रिया आज यहाँ संपन्न हुई। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं के बीच, जिसमें कि हम लोगों ने स्क्रीन पे भी जो लॉट्स डाले, जो नंबर्स निकाले, वो सभी लोगों को दिखाए, जिससे कि किसी के भी मन में किसी प्रकार की कोई शंका न रहे। आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न की गई है और इसमें जो सभी लोगों ने सहयोग किया उसके लिए सभी लोगों सर, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बीच प्रक्रिया में कुछ आरोप लगाए थे। आप लोगों को आरोप लगाए थे ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनकी कुछ शंकाएं थी जो उन लोगों ने प्रश्न पूछे थे, उसका सार गर्भित उत्तर उन्हें दिया गया। प्रक्रियात्मक जो चीजें हैं वो उन्हें समझाई गई। इसके बाद उन लोगों ने भी पूरे समय यहाँ बैठ के उस प्रक्रिया में हिस्सा लिया। पंचायत और निकाय के लिए आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर धांधली करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट पर ही पंचायतों और निकायों में आरक्षण होना था, लेकिन बिना रिपोर्ट के मंत्रालय में बैठकर आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उन दिशा निर्देशों के संदर्भ में जिस तरह से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंखें देखकर रेवड़ी बांटने का काम कर रही है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। जिस रिपोर्ट को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जिस रिपोर्ट को आधार बनाया गया था, जिसके आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की स्थिति तय की थी, वो रिपोर्ट ही आज तक बनी कहाँ पर है? हवा में। अगर कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट में रखा गई है तो इट इज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट, आना चाहिए। लेकिन 3 बार हमारे द्वारा भी नगरीय निकाय विकास में बात की हमने मंत्रालय में, राज्य निर्वाचन, कोई भी रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर का कहना है कि नए आरक्षण से ओबीसी वर्ग को नुकसान होगा। एमपी में ओबीसी वर्ग को करीब 30% का नुकसान होगा। ने जो सीलिंग लगाई है, जो इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला दिया है, वो मात्र एजुकेशन और जॉब्स वाले मामले में लागू होता है। पंचायत राज अधिनियम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। आज भी एससी एसटी को जो रिजर्वेशन मिला है वो जनसंख्या के अनुपात में मिला हुआ है। कईयों जिले ऐसे हैं जिसमें 60%, 70%, 80% तक रिजर्वेशन है। यदि 80% तक रिजर्वेशन है तो ओबीसी के लिए सीलिंग क्यों? इस तरीके से हमारे साथ कुठाराघात क्यों? हमारे साथ 2 दर्जे का व्यवहार क्यों? तो आरक्षण की प्रक्रिया पूरे होने के बाद मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों में क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं वो हम जानेंगे।
हमारे साथ राजधानी भोपाल से शरद श्रीवास्तव, जबलपुर से प्रतीक अवस्थी और ग्वालियर से सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। आइए सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले शरद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजधानी भोपाल में अभी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं वहां पर और किस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है? शरद। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप बता भी रहे थे कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो अब जो पूरी हुई है आज, उसके बाद बहुत सारे समीकरण इस लिहाज से बदल गए हैं कि जिस वार्ड से अगर कोई नेता अपनी दावेदारी कर रहा था और उन्हें लगता था कि ये सामान्य होगा तो वो ओबीसी आरक्षण में चला गया या किसी दूसरे आरक्षण की कैटेगरी में आ गया, तो ऐसे नेताओं की जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिरा है। वहीं कुछ उम्मीदें जगी हुई हैं जिनके लिए सीटें आरक्षित हुई हैं। जैसा आपने बताया कि आज रविंद्र भवन में भोपाल में जो भोपाल नगर निगम सीमा है 85 वार्ड आते हैं इस क्षेत्र के तहत में, नगर निगम के क्षेत्र में, उनके लिए आरक्षण की प्रक्रिया की गई है, जिसमें जो आपने बताया भी कि 23 जो पद हैं वो ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। 12 जो वार्ड हैं, पद से मतलब वार्ड से है, 12 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं, 22 जो एससी हैं उनके लिए आरक्षित किए गए हैं और 2 वार्ड एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं। बाकी के जो वार्ड हैं वो अनारक्षित रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। अब देखना होगा कि चुनाव की तारीखों का अनाउंस कब होता है और जो नेता अब जिस कैटेगरी में आएंगे, जिस आरक्षण की परिधि में आएंगे, वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और टिकट की आस को लेकर अब उनकी जो दौड़ है वो शुरू होगी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बीच तक। जी ठीक है, जबलपुर के हाल जान लेते हैं, वहां पर क्या समीकरण है। प्रतीक हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद? जैसा कि ओबीसी वर्ग कह रहा है कि उनको इससे नुकसान हुआ है, क्या ऐसे हालात जबलपुर में भी देखने को मिल रहे हैं क्या? देखिए बिल्कुल सुमित, हम सुबह से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण के मसले पर नगरीय निकाय और पंचायत का जो आरक्षण है वो कहीं खुशी कहीं गम लेकर आया है। क्योंकि जबलपुर के लिहाज से अगर बात करें तो नगर निगम सीमा क्षेत्र में 1 वार्ड बढ़ गया, लेकिन नगर पालिका परिषद के अगर भेड़ाघाट और मझौली की बात करें तो यहाँ 4 सीटें ओबीसी की घट गई हैं, यानी 4:1 का एक फिगर बना है। समझ सकते हैं कि घाटा ओबीसी वर्ग को यहाँ कहीं ना कहीं हो रहा है और इस प्रकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी हाल ही में दिया गया था, उस लिहाज से उसका अनुपालन करना कहीं ना कहीं मजबूरी थी और उसके परिणाम सामने आए कि 4 सीटों का नुकसान जो है वो ओबीसी आबादी को जबलपुर में हुआ है। बेशक अब जमीनी सतह कहीं ना कहीं तैयार हो चुकी है। अगर हम अगली कड़ी की बात करें निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के, अब आरक्षण की स्थिति क्लियर हो चुकी है। कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के चेहरे कौन से होंगे या फिर जो अपने आप को दावेदार मान रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं तैयारियां टटोलने लगे होंगे कि उन्हें आखिर किस प्रकार से आगे पार्टी के समक्ष अपना रुख रखना है। तो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के आज एक स्टार्टअप हम कह सकते हैं, जो कि रिजर्वेशन हो चुका है और अब निर्वाचन आयोग जो है आगामी दिनों में किस प्रकार से शेड्यूल जारी करता है। बहरहाल अभी जिला पंचायत अध्यक्षों के कहीं ना कहीं रिजर्वेशन होने हैं, उस पर भी नजरें टेकी हुई है, तो संभवतः उसके बाद ही आचार संहिता लागू हो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो बेशक आने वाले दिनों में क्या तस्वीर सामने आती है निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ग्वालियर में क्या कुछ समीकरण है वो हम जान लेते हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्वालियर में ओबीसी वर्ग के लिए थोड़ी सी खुशी होगी क्योंकि 3 सीटें बढ़ गई वहां पर। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर नगर निगम में जो 66 वार्डों का आरक्षण हुआ है उसमें पहले ओबीसी के खाते में 17 वार्ड थे। इस बार जो है जनसंख्या के लिहाज से ओबीसी के लिए 20 वार्ड रिजर्व किए गए हैं, तो निश्चित तौर पर ओबीसी के लिए यहाँ 3 वार्ड बढ़े हैं। इसके अलावा सामान्य कैटेगरी के अनारक्षित जो वार्ड थे वो 37 से घटकर 34 हुए। बाकी एसटी के वार्ड और एससी के वार्ड जो 11 थे और एसटी का जो 1 वार्ड था वो यथावत रहे हैं। हालांकि डबरा नगर पालिका में ज़रूर जो है ओबीसी के लिए निराशात लगी है, क्योंकि डबरा नगर पालिका में 30 जो वार्ड थे उनमें से पिछला जो रिजर्वेशन था उसमें ओबीसी के लिए 8 वार्ड आरक्षित थे, लेकिन इस बार आबादी के लिहाज से जब रिजर्वेशन हुआ तो उसमें ओबीसी के वार्डों की संख्या 8 से घटकर 6 रह गई। वहाँ 2 वार्ड जो है ओबीसी के कम हुए हैं, तो कहीं खुशी कहीं गम ज़रूर नज़र आया ग्वालियर जिले की जो 7 नगरीय निकायों में जो आरक्षण हुआ है। हालांकि अब ये उम्मीद है सभी दलों को और सभी वर्गों को कि जो आने वाला चुनाव है घमासान शुरू होगा उसमें वो अपनी पूरी ताकत से उभरेंगे। हालांकि ओबीसी ज़रूर इस मामले को उठा रही है कि जिस तरह से आरक्षण हुआ है उसको लेकर उनमें असंतोष जरूर है। कई जगह सीटें घटी है
जो उनके अनुमान के मुताबिक ठीक नहीं हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कहीं खुशी है तो कहीं गम है। शरद, आपका बहुत धन्यवाद। प्रतीक, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुशील, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायसेन और नरसिंहपुर की समीक्षा बैठक में सीएम ने अपील की है कि विधायक मंत्री अपने क्षेत्रों में कुछ समरस पंचायतें बनाने की पहल करें जहां निर्विरोध चुनाव हों। सीएम ने कहा कि पंचायत के लोगों को जोड़ा जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। ऐसी पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर गरीब कल्याण की योजनाओं को 100% लागू करने की कोशिश करें। है वह 11 तो 1 मिनट सुन ले। ये पंचायत के चुनाव होने वाले, क्या हम कुछ पंचायतों को प्रेरित कर सकते हैं निर्विरोध चुनाव के लिए? उनको हम कहेंगे समरस पंचायत, और समरस पंचायतों में कुछ सुविधाएं हम देंगे, जैसे वहां जितने भी हितग्राही विभिन्न योजनाओं के सबको एक साथ लाभान्वित कर देंगे। कुछ विकास के काम दे देंगे। पंचायत के चुनाव में कई बार लड़ाई झगड़ा वैमनस्यता बहुत बढ़ती है, तो एक कोशिश दोनों जिले में ये हो जाए कि कुछ पंचायत हम बैठ के करके भी हो सकता है करें समरस पंचायत। वहां चुनाव नहीं होंगे, हम मिलकर तय करेंगे। ऐसे गांव में हम गरीब कल्याण की और बाकी योजनाओं को 100% सेचुरेट कर देंगे, आउट ऑफ वे जाके। तो आप उनको प्रेरित करेंगे, गांव का पूरा भला हो जाएगा, मिलके करो। समरस पंचायत नाम देंगे उनको। तो एक अभियान चला के, मैं मानता हूं कठिन काम है, लेकिन कई जगह हो सकता है, जहां हो सके वहां करो आप लोग। आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से होने पर संशय बरकरार है। उन्होंने बयान दिया और कहा कि निकाय चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हो, इसके लिए कोई अध्यादेश राज्यपाल को नहीं भेजा गया है। निकाय चुनाव को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रोसेस क्या है ये सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा। हमें पद्धति की चिंता नहीं है, हम चुनाव के लिए तैयार। देखो, राहुल गांधी जी को ये चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, ये सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच की बात है, वो तय करेंगे प्रक्रिया क्या होगी। मैंने कहा ना, हम तो किसी भी प्रक्रिया से जाने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चिंता नहीं करता। नगरीय प्रशासन के चुनाव आप डायरेक्ट होंगे, प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, अध्यादेश भेज दिया गया रात। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का कोई भी अध्यादेश ऐसा अभी तक राजभवन को नहीं भेजा गया है। ये चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, ये सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच की बात है, वो तय करेंगे प्रक्रिया क्या होगी। मैंने कहा ना, हम तो किसी भी प्रक्रिया से जाने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीएम शिवराज की। सीएम शिवराज ने 2 जिलों की समीक्षा बैठक की। रायसेन और नरसिंहपुर जिले की समीक्षा बैठक में सीएम ने सख्त तेवर देखने को मिला है और इस दौरान रायसेन नरसिंहपुर जिले के अधिकारियों और प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम ने मंडीदीप में पानी की समस्या पर सख्त तेवर अपनाते हुए अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा है। साथ ही विकास के काम में लगे ठेकेदारों को लापरवाही बरतने पर ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने अधिकारियों से रायसेन का कंप्लीट प्लान भी मांगा तो बिजली की स्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए समय पर ट्रांसफार्मर बदलने के आदेश दिए। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर बयान दिया। उनका कहना है कि जांच कराने की मांग आएगी तो परीक्षण कराया जाएगा। उनका कहना था कि जो भी सही हो वो सबके सामने आना चाहिए। वहीं संस्कृति बचाओ मंच की मांग को लेकर मंत्री ने कहा कि फिलहाल इस तरीके की कोई मांग नहीं आई। ये देश लोकतांत्रिक पद्धति से चलता है, हर नागरिक को अपनी मांग रखने का अधिकार है। कोई इस प्रकार की मांग करता है तो उसका परीक्षण कराएंगे, जो सत्य उद्घाटित होगा उसको क्रियान्वित करेंगे। सर्वे वगैरह कराएंगे उसके अंदर जी मांग आएगी, कुछ होगा तो जरूर कराएंगे। सरकार से मांग की है संस्कृति बचाओ मंच, अभी मेरे पास नहीं आई है, आएगी तो विचार करेंगे।
उधर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि सत्य को सामने लाने के लिए सभी सनातनियों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। साथ ही इस सांसद ने भोपाल की जामा मस्जिद के सर्वे कराने की मांग की। साध्वी ने कहा कि हिंदुओं ने कभी भी किसी दूसरे धार्मिक स्थल को ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा है। जहां आक्रांताओं ने कुठाराघात करके हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है, ऐसे स्थानों पर निश्चित रूप से धार्मिक स्थल, पूजा स्थल कहीं भी बन सकते हैं, और पर किसी के साथ तोड़ करके कुछ और स्थान बनाओ या उनको ठेस पहुंचाना भावना होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर बहुत ही संवेदनशील तरीके से विचार करना चाहिए, और अगर कुछ सत्यता है तो उसकी जांच में कोई मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जांच होनी ही चाहिए। रीवा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा दिए और घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों में से किसी ने भी बीच बचाव करने की जहमत तक नहीं उठाई। किसी ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से अपनी जान बचाकर यहां वहां भाग रहे हैं। रीवा में ही नीम चौराहे के पास दो सब्जी व्यापारियों में मारपीट हो गई। दोनों के बीच सब्जी के रेट को लेकर विवाद हुआ और मारपीट हो गई। लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया तो उनसे भी मारपीट की गई। सागर के देवरी में एक समाज सेवी के जन्मदिन की स्वागत रैली में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। वीडियो में रैली के दौरान युवक पिस्टल से एक के बाद एक फायर करते हुए देखा जा सकता है। इतनी बड़ी रैली में युवक बेखौफ होकर फायरिंग कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर ग्वालियर से है, जहां पर भितरवार में दिन दहाड़े 4 लाख की लूट हुई। कट्टे की नोक पर स्टाफ वेंडर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। भितरवार जनपद पंचायत परिसर की घटना है। बाइक से आए थे 4 हथियारबंद बदमाश, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद कट्टा लहराते हुए बदमाश वहां से फरार हो गए। बात करेंगे मौसम की। नौतपा का पहला दिन जबलपुर के लिए ठंडक भरा रहा, यानी कि नौतपा का पहला दिन बिल्कुल भी नहीं तपा। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और शाम होते होते बादलों से राहत की बूंदें बरसने लगी। 40 डिग्री के ऊपर रहने वाला पारा अचानक 35 डिग्री के पास पहुंच गया। मौसम विभाग ने पहले ही गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई थी, जो सच साबित हुई। जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश भी हुई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में हल्की बारिश ने ठंडक का एहसास करवाया।